हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी ओर से प्रणाम और सुप्रभात। आज मैं हिंदी विषय के सप्तमी क्लास के दूसरे पाठ का अध्ययन करवाऊंगी, जिसका नाम है दादी माँ, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। यह एक स्मरण कहानी है, यानी यादों की कहानी है। इस कहानी में दादी माँ और लेखक के मध्य जो संबंध था उसका वर्णन किया गया है कि दादी माँ लेखक से कितना प्रेम करती थी और लेखक अपनी दादी माँ का कितना सम्मान और कितना प्रेम करते थे। तो पहले मैं इस पाठ के सारांश को समझाना चाहूँगी, जिससे आपको इस पाठ को समझने में सरलता रहेगी। तो इस पाठ के सारांश में दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की एक कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभाला था। यानी दादी माँ हर मुसीबत के समय अपने परिवार के साथ रहती थी। यही बात हमारे परिवार में भी होती है बच्चों। जब हमारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है या किसी प्रकार का कोई दुख होता है, तो हमारे जो दादा दादी और हमारे नाना नानी है ना, वो हर मुसीबत में हमारे साथ रहते हैं। तो वही लेखक की दादी भी करती थी, हर मुसीबत में उनका साथ देती थी और उस मुसीबत से उन्हें बाहर निकालती थी। लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि लेखक सदैव उनकी छाया में रहता था। वह कितना भी बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती थी। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। उनकी दादी माँ आज इस दुनिया में नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया था। शिव प्रसाद सिंह जी ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है। यानी इस पाठ का सारांश यह है कि हमारे लेखक हमें बड़ों के महत्व को समझाना चाहते हैं कि हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, हमारे जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है। यानी वो हमारे जीवन को निखारने में अपने जीवन का सारा संघर्ष, कितनी मेहनत से वो हमें बड़ा करते हैं, हमें संभालते हैं। उनके समर्पण के बारे में बताया है कि दादा दादी, नाना नानी अपनी इच्छाओं को मार कर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो लेखक अपनी दादी के संपूर्ण प्रेम, समर्पण के बारे में इस कहानी में हमें बताएंगे। आगे लेखक कहते हैं कि जब तक अपने गांव घर की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह दुखी हो गए। यानी उन्हें किसी बात की या किसी भी चीज़ की सूझबूझ नहीं रही। वो इतने दुखी हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दादी के साथ बिताया वो हर लम्हा उन्हें याद आने लगा। हर लम्हा उनकी यादों से भरा पड़ा था कि दादी ने उन्हें बचपन से लेकर अब तक किस प्रकार संभाला था। तो लेखक अपनी यादों के माध्यम से इस पाठ का लेखन किया है कि दादी माँ के साथ बिताया हुआ हर लम्हा वो धीरे धीरे याद करके इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह कहानी उनके बड़े भाई के पत्र से चालू होती है कि जब उन्हें उनके बड़े भाई का पत्र मिलता है और उस पत्र में लिखा हुआ होता है कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनकर लेखक के आंखों में पानी और उनकी आंखों
में दादी माँ के बिताए हुए सारे लम्हे याद आने लगते हैं और दादी माँ के साथ बिताए हुए हर लम्हों के साथ वो अपना जीवन देखते हैं कि दादी माँ ने बचपन से लेकर अब तक हमारे साथ कितना समय बिताया और कितनी अच्छी अच्छी यादें उनके साथ हमने बिताई है। तो लेखक पहली यादों को याद करते हैं और कहते हैं कि क्वार के दिनों को याद करते हैं। वो किसके दिनों को याद करते हैं? क्वार के दिनों। क्वार यहाँ पर आश्विन महीने से, और आश्विन महीना हिंदी कैलेंडर के माध्यम से 12 महीनों में से एक है और अंग्रेजी माध्यम के अंदर इसे सितंबर और अक्टूबर का महीना कहते हैं। जब चारों ओर पानी भरा रहता था, वर्षा ऋतु में जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आने वाली घासों के साथ मिट्टी और अनेक प्रकार की अच्छी सी खुशबू को बहाकर ले आते थे। वह पानी, कुछ पानी गड्ढों में इकट्ठा हो जाता था तो कुछ तालाबों में गिर जाता था और तालाब में घास और मिट्टी और पानी सब इकट्ठा हो जाने के बाद वो एक झाग भरा पानी बन जाता था और जिसमें लेखक को नहाने की बहुत अच्छी इच्छा होती थी और वह 2-3 बार उस पानी में नहा भी लिए और फिर क्या, वो बीमार हो गए। तो बच्चों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब भी वर्षा ऋतु आती है तो हम बारिश के पानी में नहाने की जिद करते हैं, पर हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी हमें रोक लेते हैं कि आपको बारिश के पानी में नहीं नहाना, आप बीमार हो जाओगे। पर आप भी मानते नहीं हो लेखक की तरह। तो बस यही था, आप भी बीमार हो जाते हो बारिश के पानी में नहाने से और लेखक भी बीमार हो गए। फिर क्या, बीमार हो जाने के बाद दादी माँ उनकी चारपाई के पास रात दिन बैठी रहती और उनकी सेवा करती। कभी उनके हाथ पैर दबाती तो कभी उनके ज्वर यानी बुखार को नापती रहती, कभी उन्हें पंखा लगाती तो कभी उन्हें लेप लगाती और अनेक प्रकार के विशेष प्रकार का भोजन बनवाती, अनेक प्रकार के गाढ़े बनवाकर उनको पिलाती। और लेखक यह भी कहते हैं कि मेरी दादी माँ को 50 तरह की दवाइयों के नाम याद थे और गांव में कभी भी कोई भी बीमार हो जाता तो दादी वहाँ पहुँच जाती। किसके लिए? इलाज करने के लिए, उन्हें भी उस बीमारी से दूर करने के लिए। तो लेखक इस पहली घटना के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि उनकी दादी माँ उनकी कितनी सेवा करती थी। रात दिन बिना नींद लिए वो अपनी उनकी चारपाई के पास बैठी रहती, उन्हें झूला झुलाती, उन्हें पंखा लगाती, उनको उनका बुखार चेक करती, उन्हें भोजन खिलाती। जब तक वो ठीक ना हो जाते दादी माँ वहाँ से उठती नहीं थी। तो पहली घटना के माध्यम से दादी माँ के प्रेम को स्पष्ट किया है लेखक। और आगे चलते हैं और दादी माँ की यादों के माध्यम से आगे और हमें बताते हैं। क्या हम आगे सुनेंगे? लेखक आगे चलते हैं और बताते हैं दूसरी घटना को। दूसरी घटना में वह बताते हैं कि जब उनके बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखने को बनता था। यो तो कोई काम ना करती थी दादी जी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची को कठोरता पूर्वक बिगड़ते हुए देखा और रामी की चाची की आंखों में आंसू थे और वह मिन्नतें कर रही थी दादी से। उनकी बेटी की शादी थी पर दादी माँ अपने पैसों को छोड़ने को राजी नहीं थी और लेखक से ये सब कुछ देखा नहीं गया और वो दादी के पास पहुंच गए और दादी से कहने लगे कि दादी माँ जाने भी दो ना, अब छोड़ दो। दादी माँ को उन पर भी गुस्सा आया और उन्हें डांट कर भेज दिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक को यह जानकारी मिली कि दादी माँ ने उनका सारा कर्जा माफ कर दिया और मदद के रूप में 10 रुपए भी दिए, जिससे उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। यह घटना दादी जी की कठोरता प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उन्हें कोमल स्वभाव को भी अवगत करता है, यानी उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करता है। वो एक कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति की तो है ही और एक कोमल स्वभाव की भी है। विशेषकर लेखक उनका लाडला था
और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाता है। अभयदान से तात्पर्य बच्चों माफ़ी से है। अभयदान आपको भी मिलता है जब आप गलतियाँ करते हो, आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो आप कहाँ जाते हो? अपने दादा दादी के पास दौड़ते हो और दादा दादी की छाया में खड़े हो जाने के बाद आपको भी अभयदान मिल जाता है, जिस प्रकार लेखक को मिलता है। यानी आप भी अपने मम्मी पापा की डांट से बच जाते हो। तो लेखक दूसरी घटना के माध्यम से बताते हैं कि मेरी दादी कठोर भी थी पर कोमल स्वभाव की भी थी। वो यादों के माध्यम से आगे भी चलते हैं और आगे वाली घटना हमें बताते हैं। किस प्रकार? लेखक आगे वाली घटना को बताते हुए कहते हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। धोखेबाज शुभचिंतकों से तात्पर्य है बच्चों कि वह व्यक्ति या वह लोग जो हमारे सामने तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं पर पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं और हमारे परिवार के लिए बुरा सोचते हैं। लेखक के पिता ने दादी से लेकर दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर लिए थे। एक शाम माघ की कड़ाकेदार ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। दादाजी की मृत्यु के बाद वह उदास तो रहने लगी थी पर उन्हें चिंता भी थी। किस बात की? कि उनके बेटे ने उनके पिताजी के श्राद्ध में बहुत अधिक पैसा खर्च कर लिया था और उस पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। पर एक दिन शाम को वो इतनी ठंड में भी नहा धोकर धोती पहनकर दादाजी के दिए हुए संदूक के सामने दिया जलाकर बैठ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। क्योंकि दादी को रोते हुए लेखक ने कभी देखा नहीं था और दादी भी यही चाहती थी कि लेखक को मेरे रोने का कारण नहीं पता चलेगा, क्योंकि दादी भी लेखक से बहुत प्रेम करती थी और लेखक भी दादी से बहुत प्रेम करते थे। तो दादी ने यह बात उनसे भी छुपाई कि वे दुखी क्यों थी, किस कारण से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर लेखक ने आगे बढ़ते हुए बताया कि दादी के इस रूप में उन्होंने क्या देखा कि जो अंदर ही अंदर अपने परिवार की चिंता करते हैं और अपने परिवार के दुखों का निवारण करने वाली देवी के रूप में उन्हें देखा। और लेखक आगे बताते हैं, लेखक ने अगले दिन देखा कि दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज को चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी से कम नहीं लगी उस दिन, क्योंकि वह दादाजी की निशानी दादाजी ने उन्हें बनाकर दी थी और वह उनकी अंतिम निशानी थी। वह भी उन्होंने अपने पास न रखकर अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए अपने पुत्र को दे दी, यानी अपने पुत्र को कर्ज से मुक्ति दिला दी। दादी के इस रूप को देखकर लेखक खुश भी हुए और ऐसा सोचने लगे कि इतना समर्पण भी किसी में होगा क्या, कि अपने पति की अंतिम निशानी को भी उन्होंने अपने बेटे के सुख के लिए दान में दे दी। उस समय लेखक को अपनी दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी से कम नहीं लगी, यानी किसी शाप से मुक्ति, यानी किसी को श्राप लग जाता है उस श्राप से मुक्ति दिलाने वाली देवी, और श्राप से मुक्ति तो कोई दिला भी नहीं सकता, फिर भी उनकी दादी उन्हें ऐसी लगी। फिर अब लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। लेखक सारी यादों को याद करते हुए अतीत यानी बीता हुआ लम्हा और वर्तमान जो अब चल रहा है, अतीत से वर्तमान की ओर लौट आए। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उनके हाथों में कांप रहा था और
उस पत्र में लिखा था कि दादी अब नहीं रही। यह उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, वह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दादी अब सचमुच हमारे पास नहीं रही। लेखक इस बात से दुखी होते हैं और इस पूरे पाठ में लेखक ने अपनी दादी के साथ बिताए हुए हर अच्छे लम्हे का वर्णन किया है। मुझे विश्वास है बच्चों कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इस कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से और शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है और इस पाठ में आपको बार बार हिंदी महीने के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए 12 महीने जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपको इसके प्रश्न उत्तर याद करने में सरलता रहेगी। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर आऊंगी। जब तक के लिए धन्यवाद और सभी को मेरी ओर से प्रणाम।